ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं रेबेल मून के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। जैक स्नाइडर इसके को प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर हैं। नेटफ्लिक्स के लिए उन्होंने इन दोनों फिल्मों को बनाया है। जितना मैंने पढ़ा अभी पहले ये ट्रायोलॉजी होने वाली थी, पर फिर बाद में शायद फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी हो रही थी, तो अभी इन तीनों ही पार्ट्स को वो दो दो पार्ट्स में डिवाइड करके रिलीज़ करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर इसके 6 पार्ट्स होंगे। ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये पहले पार्ट के 2 भाग हैं। हालांकि एक जगह पर जैक स्नाइडर ने ये भी कहा है कि शायद हो सकता है कि 4 पार्ट्स में भी वो इस पूरी कहानी को दिखा दे, या फिर 6 पार्ट्स होंगे। अभी तक उन्होंने ठीक से डिसाइड नहीं किया है। अब ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, इनके ट्रिम किए हुए वर्जन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किए गए थे और बाद में डायरेक्टर्स कट रिलीज़ किया। अब पहले पार्ट का जो ट्रिम किया हुआ वर्जन है वो दिसंबर 2023 में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद में दूसरे पार्ट का ट्रिम किया हुआ वर्जन अप्रैल 2024 में रिलीज़ हुआ, यानी अभी 4 महीने पहले। और फिर इन दोनों के जो डायरेक्टर्स कट है वो पिछले महीने 2 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुए हैं। अब जो पहले पार्ट का ट्रिम किया हुआ वर्जन है ना, वो मात्र 2 घंटे और 14 मिनट का है, और उसका जो डायरेक्टर्स कट है वो 3 घंटे और 24 मिनट का है। यानी पूरे 1 घंटे और 10 मिनट की फुटेज उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड की है पहले पार्ट के डायरेक्टर्स कट में। और जो दूसरा पार्ट है उसका ट्रिम किया हुआ जो वर्जन है वो 2 घंटे का है, और उसका डायरेक्टर्स कट पूरे 3 घंटे का है। 3 घंटे को 6-7 मिनट कम है। यानी आप सोच सकते हो, एक सवा घंटे की फुटेज उन्होंने ऐड की है डायरेक्टर्स कट में। पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक था। मतलब कोई सेंस ही नहीं था ना, पहले ट्रिम करके रिलीज़ करो फिर डायरेक्टर्स कट रिलीज़ करो। जस्टिस लीग के समय भी हमने यही देखा था। हालांकि उस समय की परिस्थिति थोड़ी सी अलग थी। उस समय कुछ इंटरनल उनके प्रॉब्लम्स भी थे। जैक स्नाइडर के व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ समस्याएं थी, वो एक अलग विषय था। पर दोबारा से वही करना, पहले एक डेढ़ सवा घंटे की फुटेज कट करके रिलीज़ करो, फिर दोबारा से डायरेक्टर्स कट रिलीज़ करो, कोई सेंस नहीं बनता इन बातों का। और जो ट्रिम किए हुए वर्जन है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 के, वो इतने ख़राब है कि उसी कारण से आप देखिए गूगल हो, IMDb हो या रॉटन टोमेटोज हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली निगेटिव रिव्यूज़ इन दोनों ही पार्ट्स को मिले हुए हैं। पर जब डायरेक्टर्स कट रिलीज़ हुआ उसके बाद में दोबारा से कोई IMDb पर अलग से रिव्यू करने के लिए तो जाता नहीं है, क्योंकि पहले जो देख लिया है उसको दोबारा से क्यों कोई देखेगा। यही हर एक व्यक्ति सोचता है कि भाई पहले पार्ट्स ने इतना परेशान किया था, अब क्या दोबारा से देखना। तो जो अब मेरा व्यक्तिगत में अपना अनुभव अगर बताऊँ ना, तो मैंने इसका जो पार्ट 1 है ट्रिम किया हुआ, वो जब वो रिलीज़ हुआ था दिसंबर 2023 में, उसके कुछ दिनों के बाद में मैंने देखना शुरू किया था उसे। पर विश्वास करिए 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं झेल पाया। पता नहीं मेरा इंटरेस्ट ही बना नहीं। मैंने सोचा छोड़ो यार, दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं, और वैसे भी मैं थोड़ा बिजी भी था, तो मैंने उसको वही छोड़ दिया। इच्छा ही नहीं हुई मेरी देखने की। पर जब मैंने उसका डायरेक्टर्स कट देखा पिछले महीने, जब 2 अगस्त को दोनों के ही डायरेक्टर्स कट रिलीज़ हुए, तब मैंने सोचा चलो यार अब देखते हैं क्या उन्होंने रिलीज़ किया है। बार बार नेटफ्लिक्स पर रिकमेंडेशन में भी आ रही थी दोनों फिल्में, तो मैंने पार्ट 1 देखना शुरू किया डायरेक्टर्स कट का, और मेरा इंटरेस्ट बन गया। मैं देखता गया और फिर मैंने पूरा कर लिया फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट भी पूरा किया। और देखिए जो डायरेक्टर्स कट है ना पार्ट 1 का, उसकी शुरुआत में एक पूरी लगभग 10-15 मिनट की सीक्वेंस है, वो फर्स्ट पार्ट में है ही नहीं। अब 1 घंटे और 10 मिनट की फुटेज स्ट्रीम की हुई थी वहाँ पर, तो ऑब्वियसली बहुत सारी सीन्स नहीं होंगे, परंतु वो बहुत महत्वपूर्ण सीन्स थे जो डायरेक्टर्स कट की शुरुआत में, पहले पार्ट की शुरुआत के आप 10-15 मिनट देखिए डायरेक्टर्स कट के, वो कितने महत्वपूर्ण थे। वो उन्होंने पहले डायरेक्टर्स जो ट्रिम किया वर्जन है उसमें हटा दिया है, तो ऑब्वियसली फिर कैसे किसी को पसंद आएगा नॉर्मल ट्रिम किया हुआ वर्जन। ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है यार नॉर्मल और डायरेक्टर्स का वगैरह, पर ठीक है आप थोड़ा समझ जाइए। मेरे बोलने में भी मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। अभी 5-6 महीने पहले जब मैं लाइव आया था, तो एक दिन आप में से ही किसी मित्र ने पूछा था कि भाई रेबेल मून के बारे में मेरे क्या विचार है, क्या मैंने देखी है या नहीं। तब मैंने कहा था कि भाई मैंने शुरुआत के 10-15 मिनट देखे पहले पार्ट के, तब तक तो ट्रिम किया हुआ वर्जन ही रिलीज़ हुआ था। तो मुझे तो तुरंत लगान की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे जैक स्नाइडर ने शायद लगान देख ली हो, और फिर उसी कहानी को लेकर के स्टार वॉर्स के टेम्पलेट में डाल करके उन्होंने एक पूरी फिल्म, अलग से फिल्म बना दी। सीरियसली ऐसा ही लगता है, आप देख लीजिए दोनों ही पार्ट्स को, वही कहानी है। मतलब कॉलोनाइज़र है, वो लगान वसूलने के लिए आता है,
फिर वह गांव वालों को एक पर्टिकुलर वो समय दे रहा है, फिर उस समय के बीच में गांव वाले अपनी एक टीम तैयार कर रहे हैं उस कॉलोनाइजर के विरुद्ध लड़ने के लिए। यही कहानी है पार्ट 1 और पार्ट 2 की रेबल मून के, कुछ भी अलग नहीं है। बस ऑब्वियसली अलग अलग प्लैनेट्स, एक प्लैनेट जो जिसे मदर वर्ल्ड कहा गया है वो एक बहुत साम्राज्यवादी सत्ता है, सब प्लैनेट्स को, उनकी प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट करके वो अपने अंडर लेना चाहते हैं। और ऐसे में वो एक प्लैनेट पर आते हैं जहाँ पर सब किसान वगैरह होते हैं, उनसे वो लगान वसूलना चाहते हैं, अनाज चाहते हैं, क्योंकि अनाज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है वहाँ पर। तो किसान तो कहते हैं कि भाई हमारे पास में तो अपनी आजीविका के लिए ही कम अनाज है, तो आपको कहाँ से हम दे दें। तो वहाँ पर वो उनको एक पर्टिकुलर समय दे रहा है कि भाई इस समय में मुझे इतना इतना अनाज तो चाहिए ही चाहिए। फिर वो जो किसानों का प्लैनेट है वहाँ पर एक लड़की होती है जो उस प्लैनेट की नहीं होती, उसे वहाँ पर उन्होंने शरण दी हुई होती है। तो वो लड़की कहती है कि अब हम इनके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे हम। तो फिर वो एक टीम तैयार करने का निर्णय लेती है उस मदर वर्ल्ड के, उस साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध लड़ने के लिए। और फिर वहाँ से वो निकलती है, अलग अलग जगह जाती है, 4-5 कुछ लोगों को वो इकट्ठा कर रही है। ये पहले पार्ट में दिखाया है कि वो कैसे टीम बनाते हैं, और सेकंड पार्ट में फिर ये टीम उस साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध लड़ रही है। दैट्स इट, इतनी ही इसकी कहानी है। अब जब मैंने डायरेक्टर्स कट देखना शुरू किया ना, पहला पार्ट, मेरा इंटरेस्ट इसलिए बना क्योंकि शुरुआत में ही उन्होंने जो ये मदर वर्ल्ड है, साम्राज्यवादी सत्ता, उसका जो एक बहुत ही क्रूर सेनापति है, नोबल उसका नाम है, एडमिरल नोबल उसको कहा गया है, वो एक प्लैनेट पर जाता है। उस प्लैनेट पर हज़ारों वर्ष पुरानी सभ्यता है और वहाँ के मंदिर वो तोड़ रहा है। उस सभ्यता के जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो पुजारी है, पुजारन आदि है, उनको वो मार रहा है। विशेषतः जो महिलाएं हैं जो सभ्यता में विश्वास करने वाली पुजारन आदि, उन्हें वो नग्न कर रहा है, नग्न करके उन पर वो अत्याचार कर रहा है। और उनको पेगन विच ये शब्द उपयोग किया गया है उन महिलाओं के लिए जो प्राचीन सभ्यताओं में विश्वास करती हैं, उनके लिए पेगन विच शब्द उपयोग किया है। हालांकि इस बार भी हिंदी डबिंग वालों ने यहाँ पर, क्या कहूँ यार, मतलब अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया, ये मैं कहूँगा। मैं इतना कठोर शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ मूर्ख, क्योंकि समझ में आना चाहिए ना भाई हिंदी डबिंग वालों को भी। पेगन विच के लिए उन्होंने हिंदी में क्या डब किया है पता है? नास्तिक चुड़ैल। भाई मतलब किसने कहा पेगन्स नास्तिक होते हैं, और कहाँ से ये डबिंग करने की सूझी इन्हें? पेगन्स नास्तिक नहीं होते, पेगन्स शब्द का अर्थ नास्तिक नहीं होता। पेगन्स तो उल्टा बहुईश्वरवादी होते हैं, कई सारे देवताओं में, निसर्ग में उनकी वो पूजा करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। विशेषतः पॉलिथिस्टिक रिलीजन्स की जो प्राचीन सभ्यताएं होती थी, जो निसर्ग की पूजा करती थी, अनेकों देवी देवताओं की पूजा करती थी, उनके लिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे ना, जो इंक्विजिशन लागू करते थे अलग अलग जगहों पर, फिर वहाँ पर जो इंक्विजिशन का अर्थ होता है रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जो ऐसे लोगों को खोजता है जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते, चर्च की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते, और उनको ढूंढकर उन्हें दंडित किया जाता है। क्या दंड दिया जाता है? उन्हें जिंदा जलाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, जिसे ऑटो द फ कहा जाता है। तो जो विश्वास नहीं करते उन्हें पेगन्स कहकर, हेरेटिक्स कहकर उनको मारा जाता था। तो पेगन्स का अर्थ नास्तिक नहीं होता, वो तो ईश्वर में विश्वास करते हैं। हाँ, वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते, चर्च की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते, परंतु उनको नास्तिक नहीं कहा जाएगा। तो पेगन शब्द ही उपयोग किया जाना चाहिए था ट्रांसलेशन में, पेगन चुड़ैल कह देते ना। तो हिंदी डबिंग देखने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में प्रश्न उठे कि भाई पेगन क्या होता है, वो गूगल पर सर्च करेगा पेगन शब्द का इतिहास क्या है, तो उसको पता चलेगा पेगन शब्द की हिस्ट्री क्या है, कैसे पिछले 2000 वर्षों में अलग अलग जगहों पर इंक्विजिशंस लगा कर प्राचीन सभ्यताओं को हत्या, लूट और बलात्कार करके कैसे उनको समाप्त किया गया, कैसे रक्तरंजित साम्राज्यवादी इतिहास रहा है पश्चिम का, वेस्ट का, पिछले 2000 वर्षों का, कैसे प्राचीन सभ्यताओं को उन्होंने नष्ट किया। और उसी कॉलोनाइजेशन के इतिहास को बेस बना करके यहाँ पर वो बातें दिखाई है रेबल मून में जैक स्नाइडर ने। तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये पेगन शब्द का अर्थ क्या है, ऐसे ही कुछ भी ट्रांसलेट नहीं कर देना चाहिए। कितनी बड़ी चूक है, क्योंकि एक एक डायलॉग, एक एक शब्द डायरेक्टर सोच समझकर उपयोग कर रहा होता है, उसके माध्यम से वो कुछ कहना चाह रहा होता है, उसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास छुपा हुआ होता है। कुछ भी ट्रांसलेट कर देंगे क्या? कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी गलती है ये आप देखिए। जैसे कि जो इस्लाम में जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उन्हें काफिर शब्द का उपयोग किया जाता है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उनके लिए पेगन शब्द उपयोग किया जाता है, या जो प्राचीन सभ्यताओं में विश्वास करने वाले होते हैं उन्हें पेगन कहा जाता है। तो उसका एक अलग शब्द है, उसको नास्तिक नहीं कहा जा सकता।
तो पहले पार्ट की शुरुआत में ये सब उन्होंने दिखाया है। ये एडमिरल नोबल वहाँ पर जाता है, प्राचीन सभ्यता के मंदिरों को तोड़ रहा है और वो कह भी रहा है, उस प्लेनेट का जो मुखिया है उससे एडमिरल नोबल कहता है क्या मिल गया है सब विरोध करके हमारा, तुम्हारी हज़ारों वर्ष पुरानी ये सभ्यता मंदिर आदि देखो सब तोड़ दिया हमने। बहुत ही क्रूर उसको दिखाया है। उसी मुखिया के बेटे से उसके पिता की हत्या वो करवा देता है। बाद में उसके पूरे परिवार को, महिलाओं को समाप्त कर दे रहा है। उस प्लेनेट की जो महिलाएं हैं, पुजारन आदि है, जो मंदिरों में होती है, प्राचीन सभ्यताओं में विश्वास करने वाली, उन्हें नग्न करके उन पर वो अत्याचार कर रहा है। जो पिछले 2000 वर्षों का इतिहास भी है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो गोवा इंक्विजिशन का इतिहास आप देख लीजिए, चाहे डच हो, पुर्तगीज़ हो, मुग़ल हो, अफ़गान हो, तुर्की हो, इन सब के द्वारा हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए इसी प्रकार के अन्याय और अत्याचार पिछले 1000 वर्षों में हुए हैं और 10 करोड़ के करीब हिंदुओं का नरसंहार पिछले 1000 वर्षों में हुआ है। तो सेटअप तो मतलब शुरुआत तो बहुत बढ़िया तरीके से हुई थी पार्ट 1 के डायरेक्टर्स कट की। इसी कारण से मेरा इंटरेस्ट भी बना कि शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी जैक स्नाइडर आगे दिखाएंगे। पर शुरुआत के वो 10-15 मिनट जब पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में जब वो जो लगान वसूलने के लिए आ रहा है वही एडमिरल नोबल उस किसानों के प्लेनेट पर, वहाँ पे वो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली अलग अलग प्लैनेट्स को अपने अंडर ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्रांतिकारी बनेंगे अलग अलग प्लैनेट्स पर, रेबेल्स, रेवोल्यूशनरीज जो उस मदर वर्ल्ड की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उन विदेशी आक्रांताओं को भगाना चाहते हैं, तो अलग अलग प्लैनेट्स पर रेवोल्यूशनरीज है। तो फिर वो लगान वसूलना, उसके विरुद्ध टीम तैयार करना और सेकंड पार्ट में वो टीम उसके विरुद्ध लड़ रही है मदर वर्ल्ड के एडमिरल नोबल के विरुद्ध। पहला पार्ट तो फिर भी जैसे तैसे मैंने कंप्लीट कर लिया। डायरेक्टर्स कट के कारण थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स भी बीच बीच में आ रहे थे, मैं देख रहा था उनको। पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। हालांकि शुरुआत के 10-15 मिनट के बाद में कुछ खास उन्होंने यूनिवर्स को डेवलप किया हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी हो, या बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हो, या जो टीम वो क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो टीम भी वो क्रिएट कर रहे हैं ना, एक भी कैरेक्टर उसमें से ऐसा नहीं है जो आपको याद रह जाए या जिसकी अलग से कोई पर्सनैलिटी आपको याद रह जाए, जो आपको पसंद आए ना, बिल्कुल नहीं। पर फिर भी पहला पार्ट आप कंप्लीट कर पाएंगे। सेकंड पार्ट में जाने के बाद में तो भाई वो इतना बड़ा टॉर्चर था। डायरेक्टर्स कट की ही मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ओरिजिनल तो मैंने देखा ही नहीं। सेकंड पार्ट इतना बड़ा टॉर्चर था वो कि नहीं झेला जा रहा था। मैंने कैसे कंप्लीट किया वो सेकंड पार्ट मुझे ही पता है। कुछ भी एक तो होता ही नहीं है। जो टीम ऑलरेडी पहले बनी बनाई थी वो बस उसके विरुद्ध लड़ रही है, बस वर्स्ट, बहुत ज़्यादा असहनीय था। तो IMDb पर या रॉटन टोमेटोज पर आप जो इसकी बहुत ही ख़राब रेटिंग देख रहे हैं ना, वो ये फिल्म डिज़र्व करती है। भले ही शुरुआत में इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी शुरुआत हुई है, कॉलोनाइजेशन का इतिहास जैक स्नाइडर ने यहाँ पर उपयोग किया है, परंतु आगे जा कर के स्टोरी हो, कैरेक्टर्स हो, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थे। इच्छा ही मर जाती है आगे हमारी देखने की। विशेषतः सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा खराब था, अति। बाकी विजुअल्स की बात करें तो ज़्यादातर AI जनरेटेड विजुअल्स ही हमें दिखाई देते हैं। जो अलग अलग प्लैनेट्स दिखाए हैं, प्राचीन सभ्यताएं वगैरह, जो बैकग्राउंड में कुछ सीन्स वगैरह हमें दिखते हैं, वो ज़्यादातर AI जनरेटेड है, क्लियरली पता चल जाता है। हाँ, दिखने में अच्छे थे वो विजुअल्स। ऑब्वियसली इतना पैसा, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो वो स्क्रीन पर उतनी अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू हमें दिखती है। परंतु जब कैरेक्टर्स और स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं हो तो उन अच्छी विजुअल्स को देख करके भी क्या करना है। और बाकी एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह उसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल या अलग नहीं था। हाँ, हिंसा बहुत सारी है, जैसे कि सर फोड़ने वाला सीन हो तो वहाँ पर सीधे तरीके से दिखाया गया है कि कैसे सर फोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे अश्लील मतलब न्यूडिटी वगैरह भी बहुत सारी है सीरीज़ में, चाहे वो सेक्स सीन्स के माध्यम से हो या जो प्राचीन सभ्यताओं की महिलाएं हैं उन्हें नग्न करना हो, ऐसे कई सारे सीन्स सीरीज़ में डाले गए हैं। कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग शुरुआत, पर बाद में कहानी में इंटरेस्ट ही नहीं बनता है। बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग, अनलाइकेबल ऐसे इसके कैरेक्टर्स थे। विलन भी वर्स्ट था, बहुत ही ज़्यादा खराब विलन उन्होंने यहाँ पर बनाया है। भले ही उसको कितना ही क्रूर दिखाने का वो प्रयास कर रहे हो, परंतु पता नहीं क्यों वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था। मैं रेबेल मून के पार्ट 1 को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स और पार्ट 2 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पार्ट 2। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीरीज़ में वायलेंस है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, खून खराबा है, और न्यूडिटी वगैरह भी सीरीज़ में बहुत सारी है। डायरेक्टर्स कट में जो ट्रिम किए हुए पार्ट्स हैं उनमें नहीं है कोई न्यूडिटी वगैरह। बाकी जिन मित्रों ने
इन दोनों ही पार्ट्स को देखा है। आपका अनुभव कैसा रहा, आपको ये दोनों पार्ट्स कैसे लगे, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।